जय श्री नारायण। आज एक प्रश्न आया था जिसमें यह पूछा गया कि मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में शुभाशुभ प्रकरण में बहुत सारे दोष बताए गए हैं, और जब वो दोष बताए गए हैं उसके बाद यह निर्देश भी किया गया है कि कौन कौन से जो दोष हैं किस किस भूभाग में अपना प्रभाव दिखाते हैं और किन भूभागों में अपना प्रभाव नहीं दिखाते। इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। जैसे होलाष्टक एक है, दोष है, आप लोग जानते होंगे और अधिकतर लोगों ने इसके संबंध में सुना होगा। होलाष्टक, तो होलाष्टक जो दोष है होली के समय लगता है, उसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं, वह होलाष्टक दोष मुख्य रूप से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में लगता है। तो प्रश्न यह था कि जो दोष हैं वो किसी स्थान विशेष के लोगों पर प्रभावी हैं, अन्य लोगों के ऊपर प्रभावी नहीं हैं, ऐसा क्यों? कुछ ऐसे दोष होते हैं जो तिथि और वार के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो तिथि और नक्षत्र के संयोजन से अथवा वार और नक्षत्र के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो तिथि, वार और नक्षत्र तीनों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। तो केवल दोष ही उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ योग भी हैं जो उत्पन्न होते हैं। दोष में एक उदाहरण दे देता हूं कि जैसे एकादशी तिथि हो और शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो, एकादश्याम शनि रोहिणी, एकादशी तिथि को शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो, तो वह जो योग बनता है वह यात्रा में विशेष रूप से वर्ज्य है। उस योग में यात्रा तो नहीं करना चाहिए, यह मुख्य विशेष उसमें बात है। विवाह में गुरु पुष्य योग को विशेष रूप से वर्जित करते हैं। इसी प्रकार से अच्छे योगों की बात करें तो गुरु पुष्य योग जो आप प्रसिद्ध सुने हैं वह गुरु पुष्य योग सर्वार्थ सिद्धि योगों में आता है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसी प्रकार षष्ठी तिथि को शुक्रवार हो तो वह सिद्धि योग में आता है, सिद्धातिथि कहलाता है, एक शुभ योग है। तो जो अशुभ योगों की चर्चा की गई है और अंध लग्न, काण लग्न इत्यादि अशुभ लग्नों की चर्चा की गई है, वह कुछ विशेष स्थान अथवा संपूर्ण पृथ्वी में समान रूप से वर्जित नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है, ऐसा एक प्रश्न आज उपस्थित हुआ था। तो जहाँ तक मैंने इसके संबंध में चिंतन किया है और समझने का प्रयास किया है, मैं अपना चिंतन, अपना विचार आप लोगों के पास रखता हूँ। संभवतः आशा है कि इसका उत्तर आप लोग समझ जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी की भविष्यवाणी करने के लिए संहिता शास्त्र में समस्त पृथ्वी को अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। समस्त भूमंडल के जो भूभाग हैं, कुछ भूभाग अश्विनी नक्षत्र को द्योतित करते हैं, कुछ भूभाग भरणी नक्षत्र को द्योतित करते हैं, कुछ भूभाग कृतिका नक्षत्र को द्योतित करते हैं। इस प्रकार से समस्त भूमंडल का नक्षत्राधारित वर्गीकरण संहिता ग्रंथों में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से राशि पर आधारित वर्गीकरण भी प्राप्त होते हैं संहिता ग्रंथों में। तो संहिता ग्रंथों में बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विशेष रूप से आप बृहद संहिता देख सकते हैं, सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा अन्य भी संहिता ग्रंथ हैं, अद्भुत सागर है, भद्रबाहु संहिता है, नारद संहिता है, इन सब में भी सांकेतिक फलादेश तो पर्याप्त मात्रा में है। तो आप लोग मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित और आसानी से उपलब्ध बृहद संहिता वहां देख सकते हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण मिलता है। समस्त भूमंडल पर अलग अलग नक्षत्रों का, अलग अलग देश में अलग अलग नक्षत्रों का आधिपत्य होता है, कारकत्व होता है। इसी प्रकार राशियों का भी वर्गीकरण है। कुछ कुछ क्षेत्र कुछ विशेष राशियों से प्रभावित होते हैं।
जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उन लोगों ने कूर्म चक्र एक शब्द सुना होगा। तो कूर्म चक्र में भी हम लोग समस्त पृथ्वी को अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं। उसमें यह समझते हैं कि पृथ्वी के किस भूभाग में किस नक्षत्र का प्रभाव है। तो जिस भूभाग में जिस नक्षत्र का प्रभाव होगा वहां वह नक्षत्र विशेष रूप से प्रभावी होगा, यह कहने की तो बात नहीं है। इस बात को समझने के लिए एक लौकिक उदाहरण आपको देता हूं। आप सभी जानते हैं कि जो महाभारत युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। अब चिंतन करिए, जितने भी खेल हैं, कुश्ती है, जितने भी प्रकार के ओलंपिक में पदक विजेता हैं, उन सबका एक रेशियो निकालिए। आप देखिए कि जितने भी खेल कूद वाले हैं जहां पौरुष और पराक्रम दिखाने की आवश्यकता होती है उन सब में आप देखिए, अथवा सेना भर्ती में जितने लोग जाते हैं उन सब में आप देखिए, कुश्ती में जितने लोग जाते हैं उन सब में आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि हरियाणा के लोग ज़्यादा उसमें सहभागिता करते हैं। हरियाणा के लोगों की प्रतिशतता ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों को जाने की मनाही है, अन्य लोगों को प्रवेश नहीं, ऐसा नहीं है, और अन्य देशों से भी लोग हैं, लेकिन जब उनकी प्रतिशतता देखी जाती है तो हरियाणा के लोग ज़्यादा होंगे। तो कुछ तो बात है उसमें। एक और उदाहरण ले लीजिए, जितने प्रशासनिक पद हैं, यूपीएससी की तैयारी इत्यादि, जो भी प्रशासनिक पद हैं, यूपीएससी बीपीएससी इत्यादि के जो प्रशासनिक पद होते हैं उन सब में आप देखेंगे कि बिहार के जो लोग हैं, बिहार क्षेत्र के जो लोग हैं, बिहार क्षेत्र के लोगों का ज़्यादा वर्चस्व होता है, ज़्यादा तैयारियां करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका ज़्यादा फोकस होता है। कुछ तो बात है, कुछ बात होगी। इसी प्रकार से हर राज्य में अलग अलग योग्यता, हर राज्य के लोगों में अलग अलग योग्यता दिखाई पड़ती है। जैसे प्रसिद्ध उक्तियां हैं कि गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग व्यापार करने में कुशल होते हैं। व्यापारी वर्गों में जब आप बड़े व्यापारियों का नामचीन व्यापारियों की लिस्ट देखेंगे और उनमें प्रतिशतता देखेंगे तो आपको गुजरात के लोग और राजस्थान के लोग ज़्यादा नजर आएंगे। कुछ तो कारण होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फल हमको स्पष्ट देखने को मिलता है। तो उसका कारण, उसको उसी चीज को समझने के लिए समस्त भूमंडल को अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। जिस क्षेत्र में जिस नक्षत्र का प्रभाव होता है वहां के लोग उस नक्षत्र से संबंधित व्यवहार ज्यादा दिखाते हैं, उस नक्षत्र से संबंधित व्यवहार को ज्यादा उनके जीवन में परिलक्षित होता है। और ज्योतिष में इस बात को सभी विभागों में कहा भी गया है, देश, काल और परिस्थिति। तो जो देश है, देश मतलब जहां जन्म स्थान हुआ है, व्यक्ति जहां का निवासी है, तो उसको देशज संस्कार तो मिलेंगे, देश संबंधी संस्कार तो मिलेंगे। उस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए कि किस देश का आया है, किस देश में इसका जन्म हुआ है, किस देश में इसका लालन पालन हुआ है, वह देश किस नक्षत्र से, किस राशि से प्रभावित है, उन सबके गुण भी उस जातक में दिखाई पड़ेंगे। तो जो कुछ दोष बनते हैं, कुछ ऐसे दोष क्षेत्र हैं जो अश्विनी नक्षत्र को द्योतित करते हैं, या किसी खास क्षेत्र में अश्विनी नक्षत्र का विशेष प्रभाव है। तो अश्विनी नक्षत्र के संयोजन से, अश्विनी नक्षत्र में जिस वार के संयोजन से ज्यादा अशुभ फल होगा, या अश्विनी नक्षत्र में जिस तिथि के संयोजन से ज्यादा अशुभ फल होगा, वह अशुभ फल भरणी नक्षत्र वाले राज्य में क्यों दिखाई पड़ेगा? अश्विनी नक्षत्र वाले राज्य में ही तो दिखाई पड़ेगा। जो फल कृतिका नक्षत्र के लिए कहा गया है, कुछ क्षेत्र हैं जो कृतिका नक्षत्र में विशेष प्रभावित हैं, तो कृतिका नक्षत्र में किसी वार के संयोजन से कुछ अशुभ फल होता है, कृतिका नक्षत्र में किसी खास तिथि के संयोजन से कुछ अशुभ फल होता है। तो वह जो अशुभ फल है वो मुख्य रूप से कृतिका नक्षत्र को द्योतित करने वाले जो भूभाग हैं उनमें विशेष रूप से प्रभावी होगा। समस्त भूमंडल पर कैसे उसका प्रभाव होगा? इसलिए कुछ विशेष योग, कुछ विशेष दोष कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रभावित होते हैं। यह मेरा चिंतन है। इसके संबंध में हमारे ऋषि मुनि आज के तरह की उनकी अध्ययन शैली नहीं होती थी। वह समर्पण भाव से पूरे समर्पित होकर के, पूरे निष्ठा के साथ समस्त विश्व के कल्याण के लिए अध्ययन करते थे। अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए अध्ययन नहीं करते थे, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अध्ययन नहीं करते थे। एकांत में रह करके उनका अध्ययन चलता था, उनका शोध चलता था। उस अध्ययन से, उस शोध कार्य से समाज का हित होगा, इस भावना से करते थे।
उनका चिंतन बहुत बहुत विशाल, बहुत अनन्यतम हुआ करता था। ऐसे अनन्य चिंतन से संपन्न जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अनुभव से, बहुत परिश्रम से और बहुत कई सारी परंपराओं को पूरा करके, कई सारी परंपराओं से लगातार अध्ययन करते हुए समस्त पृथ्वी को, समस्त भूमंडल को अलग अलग नक्षत्रों में वर्गीकृत किया और इस बात को समझने का प्रयास किया कि कौन से खराब योग किन क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी दिखाई पड़ते हैं, कौन से खराब योग किस क्षेत्र में ज्यादा अशुभ उत्कट फल दिखाते हैं, और उनको सूत्र रूप में मुहूर्त ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में, जातक ग्रंथों में हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। तो यह एक प्रश्न आज आया था, इसका उत्तर जहाँ तक मैं अपने बुद्धि से, विवेक से समझ पाया, आप लोगों को समझाने और बताने का प्रयास किया है। आशा है कि इस उत्तर से आपको कुछ तो संतुष्टि जरूर हुई होगी। और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो जिसका उत्तर आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो वह प्रश्न आप फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि लाइव आकर के उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।